नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रियल एस्टेट व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उनकी 7 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने हालांकि अनूप सिंह कराया द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने पिछले महीने इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत के रूप में एक शिक्षक को 2 महीने का वेतन जारी करने का निर्देश दिया। इस शिक्षक ने अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण कोविड-19 की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप शहर के एक स्कूल में टीचर को ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया गया। जस्टिस योगेश खन्ना की पीठ के समक्ष RS भार्गव ने सेवा में बहाल किए जाने और छुट्टी पर स्थिति से हटाने के निर्देश दिए जाने की मांग की। इससे उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिल सके। याचिका में ये भी निर्देश देने की मांग की गई कि स्कूल द्वारा याचिकाकर्ता को दिसंबर और जनवरी के महीनों के लिए वेतन का भुगतान किया जाए। अदालत ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ता को पिछले 2 महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए इस याचिका के अंतिम परिणाम के रूप में समायोजित करते हुए वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना डेथ क्लेम के एक मामले में हाल ही में कहा कि बीमा कंपनी को केवल इस आधार पर अपनी देयता से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके कारण मृतक के साथ दुर्घटना हुई थी, उसके पास उस समय विधिवत लाइसेंस नहीं था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लहरू और अन्य में 2003 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि नियोक्ता से ये उम्मीद नहीं होती कि वो रोजगार के समय जारीकर्ता प्राधिकरण से ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता सत्यापित करेगा। अंसल ने 3 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने पाया कि अपराध न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के लिए अंसल की ओर से एक सुनियोजित योजना का परिणाम था। ट्रायल कोर्ट का यह भी विचार था कि अपीलकर्ताओं को राहत देने के लिए उम्र अपने आप में एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है जब वे मामले के विलंबित मुकदमे में शामिल थे। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक जनहित याचिका PIL पर नोटिस जारी किया। याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को पूरे राज्य में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने गांधीनगर जिले में अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र विष्णुभाई प्रजापति की याचिका पर नोटिस जारी किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि यदि मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में और स्वेच्छा से बयान देता है तो मरने से पहले दिया गया बयान डाइंग डिक्लेरेशन 2 सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने अतबीर बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि मरने से पहले दिया गया बयान मृत्युकालीन घोषणा सजा का एकमात्र आधार हो सकता है यदि ये न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित करती है और मृतक बयान देने के समय स्वस्थ मनोस्थिति में था। मामले में संक्षिप्त तथ्य। अभियोजन का मामला ये है कि अपीलकर्ता या अभियुक्त का मृतक के साथ विवाह 2007 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। शादी के समय मृतका के माता पिता ने दहेज में कुछ मूल्यवान सामान और पैसे दिए थे और कुछ समय बाद में कुछ और देने का वादा किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS एक्ट 1985 के तहत नियमित जमानत दी। कोर्ट ने देखा कि धारा 37 के तहत निर्धारित जमानत की कठोरता उस स्थिति में लागू नहीं होती है जब जब्ती वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता या अभियुक्त को नियमित जमानत की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कथित रूप से 4.3 किलोग्राम गांजा मिला था। केरल हाईकोर्ट ने माना है कि इस तथ्य के बावजूद
कि विवाह विफल हो चुका है। यदि पति पत्नी में से कोई एक आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार कर रहा है तो ये दूसरे पति या पत्नी के साथ क्रूरता करने के अलावा और कुछ नहीं है। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब अदालत ये राय बनाने में सक्षम हो जाती है कि असामंजस्य के कारण विवाह विफल हो गया है और पति पत्नी में से एक आपसी अलगाव के लिए सहमति नहीं दे रहा है, तो अदालत बहुत अच्छी तरह से उस आचरण को क्रूरता के रूप में मान सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता एक मुस्लिम छात्रा की ओर से व्यापक दलीलें सुनी, जिसने हिजाब हेड स्कार्फ पहनकर उस कॉलेज में प्रवेश करने से इनकार करने की एक सरकारी कॉलेज की कार्रवाई को चुनौती दी थी। पीठ ने पिछले शुक्रवार को छात्राओं को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोका था, जबकि मामले की सुनवाई लंबित है। अंतरिम आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू किया गया जिन्होंने कॉमन ड्रेस कोड निर्धारित किया है। मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में सभी मीडिया से अधिक जिम्मेदार होने और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि वे राज्य में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। हाईकोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इसे स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए प्रतिबंधित करना समुदाय के विश्वास को कमजोर करता है और अनुच्छेद 19 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के शीलभंग के आरोपी एक व्यक्ति को 1 महीने के लिए सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये देखते हुए फैसला दिया है कि उसे केवल शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के कारण नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी को 10 फरवरी से 11 मार्च 2022 तक 1 महीने की अवधि के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। अदालत ने उस व्यक्ति को आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में 3 सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।